एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूजीसी नेट मैनेजमेंट का जो सेकंड यूनिट है, आपको इसमें हम लोग थर्ड पार्ट में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एट्रीब्यूशन। फोर्थ पार्ट है, सॉरी, ये एट्रीब्यूशन थ्योरी। इससे पहले हमने पढ़ा, एट्रीब्यूशन थ्योरी से शुरुआत करेंगे। इसमें एट्रीब्यूशन थ्योरी बेसिकली है क्या, इसका कंसर्न क्या है। तो अगर इसकी बात करें तो एट्रीब्यूशन थ्योरी इज कंसर्न विद हाउ ऑर्डिनरी पीपल एक्सप्लेन द काउजेस ऑफ बिहेवियर एंड इवेंट्स। एट्रीब्यूशन थ्योरी को दिया था फ्रिट्ज हेडर ने। एट्रीब्यूशन थ्योरी को दिया था फ्रिट्ज हेडर ने। एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है कंसर्न है how ordinary people explain the causes of behavior and events। ठीक है, सिचुएशनल एट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन। स्टिमुलस क्या होता है, कई बार आप लोग को डाउट होगा, बहुत छोटा सा पॉइंट है। तो स्टिमुलस जो है कंडीशन है, फैक्टर है, सिचुएशन है। एरिक बर्ने का एक फेमस बुक है गेम पीपल प्ले, याद रखिएगा नाम, कई बार नाम पूछ देता है सीधे। परपेचुअल एरर, जैसे हम लोग परसेप्शन पढ़ रहे थे, तो कई बार क्या होता है कि अलग अलग लोग जो होते हैं वो परसेप्शन जो है वो अलग अलग लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आपको परसेप्शंस अलग अलग लोग जो है बना रखे होते हैं आपको। तो उसी में कुछ एरर जो है वो होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो परसेप्चुअल एरर की बात करें तो इसमें आता है प्रोजेक्शन एरर, स्टीरियोटाइपिंग, प्रीजुडिस। आप जैसे कई बार देखेंगे कि आदमी का कैरेक्टर कुछ और है, बिहेवियर कुछ और है, उसकी प्रोजेक्ट गलत तरीके से कर दी जाती है, तो प्रोजेक्शन एरर। स्टीरियोटाइपिंग, पहले से ही कुछ अलग ख्याल पाल लेना कि भाई ये जो है इस सेगमेंट से, इस एरिया से बिलोंग करता है तो ऐसा ही होगा, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। प्रीजुडिस में क्या है कि भाई आप पहले से ही उस आदमी को, उस ग्रुप को ना पसंद करते हैं, ठीक है, तो आप पहले ही ये धारणा बना लेते हैं कि वो ऐसा ही होगा। ठीक है, कॉमन परसेप्चुअल एरर में परपेचुअल डिफेंस, स्टीरियोटाइपिंग, हालो इफेक्ट, प्रोजेक्शन, एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट, सेल्फ फुलफिलिंग। परसेप्चुअल एरर के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स हैं, सेलेक्टिव परसेप्शन, हेलो इफेक्ट, कंट्रास्ट इफेक्ट। ठीक है, देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन हाइलाइट्स हैं, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं आपसे। इसके अलावा और इसमें इंपॉर्टेंट लाइफ पोजीशन है। लाइफ पोजीशन क्या होता है भाई, तो लाइफ पोजीशन जो है द कॉम्बिनेशन ऑफ assumptions about self and the other person called as life position। the combination of assumptions the combination of assumptions about self and the other person called as life position। the combination of assumptions about self and the other person called as life position। Strokes क्या है, the term stroke refers to giving some kind of recognition to other। like आप वो छोड़िए, इस एक एग्जांपल बेहतर समझते हैं हम लोग। क्रिकेट में होता है, कमेंटेटर को आप सुनेंगे कमेंट्री करते हुए, तो आता है कि वीरेंद्र सहवाग ने शानदार स्ट्रोक लगाया, लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक लगाया है। यानी क्या किया, लॉन्ग ऑफ एक डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, लॉन्ग ऑन में लगाया, एक डायरेक्शन बता रहा है कि बॉल आया, बॉलर ने बॉल फेंका तो बैट्समैन ने उस दिशा में बॉल दिया है। अब उसकी तेजी क्या है, ऊंचा मारा है, छक्का के लिए मारा है, चौका के लिए मारा है, वो अलग चीज है, बट एक डायरेक्शन दे रहा है, एक आइडेंटिटी दे रहा है, दैट इज स्ट्रोक। तीन टाइप के स्ट्रोक होते हैं मैनेजमेंट, पॉजिटिव स्ट्रोक, नेगेटिव स्ट्रोक एंड मिक्स्ड स्ट्रोक। ठीक है, ये आप समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही कॉमन सेंस है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए पॉइंट्स है। गेम एनालिसिस क्या होता है, द बिहेवियर कैरेक्टराइज बाय डिसीट इज कॉल्ड गेम। ठीक है, हो सकता है आप असहमत हो, लेकिन जो गेम की डेफिनेशन लिखी हुई है गेम एनालिसिस की, उसमें यही है कि भैया जो डिसीट तरीके से, डिसीट बिहेवियर कैरेक्टराइजेशन है इसका, जो इसकी प्रोसेस है वो डिसीट है, यानी छल तरीके से है। यानी आप ऐसा लगा लें कि, और खेल में ऐसा होता भी है, आप खेल में उतरे हैं तो कई बार लोग बोलते हैं साम दाम दंड भेद, जो भी प्रक्रिया हो सकती है अपनाओ, लेकिन गेम जीतो।
ठीक है। टाइप्स ऑफ गेम, गेम के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट डिग्री गेम इज वन विच इज सोशली एक्सेप्टेबल इन द एजेंट सर्कल। सेकंड डिग्री गेम इज वन विच मोर इंटीमेट एंड एंड अप विद बैड फीलिंग। थर्ड डिग्री गेम इज वन विच यूजुअली इन्वॉल्व फिजिकल इंजरी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्रिप्ट एनालिसिस। अलग अलग लोगों ने इसे डिफाइन भी किया। स्क्रिप्ट एनालिसिस क्या है, इसको एरिक बर्ने ने भी डिफाइन किया। एरिक बर्ने ने इसके बारे में कहा, अ स्क्रिप्ट इज एन ऑनगोइंग प्रोग्राम डेवलप इन अर्ली चाइल्डहुड अंडर पेरेंटल इन्फ्लुएंस व्हिच डायरेक्ट द इंडिविजुअल बिहेवियर इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ। जैसा कि कई बार जैसे फॉर आप किंडरगार्टन का कंसेप्ट जो है, जो प्ले स्कूल केजी एलकेजी का जो कंसेप्ट है प्राइमरी स्कूल्स में, प्ले ग्रुप के स्कूल्स में, फॉरवेल साहब ने भी कहा था कि बच्चों को अगर भैया 3 साल से 13 साल तक के बच्चों को जिस तरीके के बिहेवियर सिखाएंगे, जिस तरीके के वैल्यू सिस्टम उनमें आप डेवलप करेंगे, जो संस्कार, कल्चर, जो ट्रेडिशन आप देंगे, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये जो पूरा देने का जो प्रक्रिया है, दैट इज स्क्रिप्ट। ठीक है। बेनिफिट्स एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जो पीछे हमने पढ़ा था, उससे क्या बेनिफिट है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का? इट विल इंप्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग ईगो स्टेट, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जोहरी विंडो, जोहरी विंडो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्जाम में अक्सर सवाल आता ही आता है। बेसिकली जोहरी विंडो एक टूल है जिसके थ्रू आप एक इंडिविजुअल को कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड है इसमें। तो एक टूल है, इट इज अ टूल फॉर इलस्ट्रेटिंग एंड इंप्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप। इस मॉडल को 2 अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम ने। नाम जो जोहरी आया है वो जोसेफ लुफ्ट से जोसेफ से जोही ले लिया एंड हैरी से हैरी ले लिया, अरे बन गया जोहरी। इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ओपन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ, हिडन सेल्फ, अननोन सेल्फ। ओपन सेल्फ जो होता है उसमें खुद के बारे में भी जानकारी होती है और माने खुद को भी पता होता है और दूसरों को भी पता होता है। ब्लाइंड सेल्फ में होता है इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू डोंट नो बट अदर डू नो। हिडन सेल्फ में होता है इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू नो but other don't know. Unknown self, information about you that neither you nor other know. यानी इसके 4 क्वाड्रेंट है, कौन कौन भैया? ओपन, ब्लाइंड, हिडन एंड अननोन। जोहरी विंडो के 4 अलग क्वाड्रेंट क्या हैं? ओपन, ब्लाइंड, हिडन एंड अननोन। आइए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो फिजिकल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो हार्मफुल और पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंस में पैदा होता है। एक तरीके से स्टेट मैनेजमेंट के अलग अलग कंसेप्ट हैं। बर्ने कंसेप्ट भी है, बर्ने BERN होता है, B फॉर बिहेवियर, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रिलैक्सेशन एंड फॉर न्यूट्रिशन। भैया जब आपको स्ट्रेस हो तो अच्छा डाइट लीजिए, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, उसमें रिलैक्स करिए, एक्सरसाइज करिए, आप अपने जो एक्टिव सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाइए, फ्रेंडशिप बढ़ाइए, लव, हेल्थ, कम्युनिकेशन, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, आप जिन चीजों को कर सकते हैं बिहेवियर में, सोशलाइज कर सकते हैं, जिसमें प्रेम हो, सद्भाव हो, स्ट्रेस जो है उससे मैनेज भी किया जाता है। BERN बर्न जो कंसेप्ट है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कंसेप्ट है। तरीके से अलग अलग तरीका है, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर आता है सिचुएशंस हो जाता है, जैसे ट्रॉमेटिक इवेंट एक आ जाता है, ट्रॉमेटिक क्रिटिकल इवेंट होता है, इसमें डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सिकनेस, सिमुलेशन, वॉर, एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का जो है वो स्ट्रेस होता है। परसीव्ड स्ट्रेस होता है इमोशनल रिएक्शन, फ्लाइट रिस्पॉन्स, इमोशनल रेजिलियंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, इंटरनल स्ट्रेंथ, बेटर एडजस्टेबिलिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉपिंग मैकेनिज्म, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल गाइडेंस, रेगुलरिटी। सारा पेडिसन, इन्होंने बहुत बेहतरीन, क्या खूबसूरत तरीके से इन्होंने स्ट्रेस को डिफाइन किया। स्ट्रेस इज इनर बायोफीडबैक signaling you that frequency are fighting within your system. The purpose of stress is not to hurt you. The purpose of stress is not to hurt you, but to let you know it's a time to go back to the heart and start.
स्ट्रेस जो है वो ऐसा नहीं कि आपको क्षति देने के लिए आता है, बल्कि स्ट्रेस का पर्पस है कि आप अपने आप को जाने, आप अपने दिल में वापस जाएं, आप अपने मन को, दिल को समझें, टटोले और प्यार करें। ठीक है। ग्रुप डेवलपमेंट में अब आते हैं। ग्रुप डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस हैं, 5 स्टेज होते हैं ग्रुप डेवलपमेंट के। FSNPA शॉर्टकट में याद रखिएगा, FSNPA, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग एंड एडजर्विंग। ब्रूस टैकमैन ने ग्रुप डेवलपमेंट के कंसेप्ट्स को दिया था। कौन दिया था, याद रखिएगा, ब्रूस टैकमैन। ERG थ्योरी जो है वो कैल्टन पी एल्डरफर ने दिया। ग्रोथ नीड, रिलेटेडनेस नीड, एक्जिस्टेंस नीड अब्राहम मास्लो जो है उसे से मिलता जुलता है इनका भैया। एडम इक्विटी थ्योरी जो है, एडम थ्योरी, इक्विटी थ्योरी डायग्राम, बेसिकली एडम ने इस बात पे जोर दिया कि भैया एक मजदूर या एक कोई भी लेबर या ह्यूमन रिसोर्स कोई भी आदमी जो है वो जितना काम करता है उतना उसका दाम मिलना चाहिए। जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी वेजेस, सैलरी, पर्क्स, रिवार्ड्स डिफाइन होनी चाहिए। ये आपका एडम इक्विटी थ्योरी का मेन मोटिव है, मेन स्टेटमेंट है, जिसे याद रखिए। इमोशंस क्या होता है, मूड क्या होता है वो समझिए। इमोशंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए शॉर्ट इंटेंस फीलिंग रिजल्टिंग फ्रॉम सम इवेंट। रिसर्चर हार्वर्ड बिस एंड रसेल Trapezano studied the effect of 6 major kind of emotions in the workplace. वर्कप्लेस में मेनली 6 तरह के इमोशन होते हैं, एंगर, फियर, जॉय, लव, सैडनेस, सरप्राइज। इमोशंस और मूड क्या होता है? इमोशंस आर शॉर्ट lived feeling that come from a known cause, while moods are feeling that are longer lasting than emotion. 4 core emotions are happiness, sadness, fearness, anger. More organizational behavior application of emotions and moods are motivation, leadership, negotiation, customer services. Books जो है याद रखिएगा, Treatise of Human Nature 1773 में डेविड ह्यूम ने लिखा था। According to Sierra component process model, CPM मॉडल भी बोलते हैं। 5 crucial elements होते हैं इसके: cognitive appraisal, bodily symptoms, action tendency, expression, feelings। ठीक है, सीपीएम, सेरन मॉडल्स ऑफ सीपीएम के थ्रू आता है। लेजरस थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है लेकिन सिंपल है। ये लेजरस थ्योरी जो है वो बोलता है भैया कि यू मस्ट थिंक अबाउट योर सिचुएशन बिफोर यू कैन एक्सपीरियंस इमोशन। कोई भी इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे पहले आपके माइंड में सिग्नल्स आता है, आपको सोचना चाहिए। Emotional contagion is the phenomenon of having one person emotions and related behavior directly triggers similar emotion and behavior in other people. Whistleblower क्या है भैया? Whistleblower वो होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी संस्था में हो, और वो एक तरीके से समझिए कि एक जंग छिड़ता है। कोई भी अनइथिकल काम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, या आपको जो भी रूल्स डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो उन चीजों को आम लोगों के सामने या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसके सामने रेज करता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है विसल ब्लोअर। अब क्या है कि इससे जुड़े कई लोगों ने जब बोलना शुरू किया कि अपने हक के लिए, आम लोगों के भले के लिए, तो उन लोग के लिए अपना एक्शन ले लिया जाता है। कई बार नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कई बार उनको पनिश किया जाता है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि एक नेशन के बेनिफिट में, सोसाइटी के बेनिफिट में ऐसा करते हैं, इसीलिए सरकार ने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाया 2011 में। इसमें कोई भी लिस्टेड कंपनी या बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान है उसको अपने अंदर में रूल्स को डिफाइंड करना होता है कि भैया आपको प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, जो इंसान एक विसल ब्लोअर के तौर पे अनइथिकल प्रैक्टिसेस को दुनिया के सामने ला रहा है, उनको आपको प्रोटेक्ट करना होगा। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एक कंसेप्ट है जिसमें 3 इसके अलग अलग पॉइंट हैं: डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस एंड इंटरैक्शनल जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में इक्वलिटी नीड की बात होती है। प्रोसीजरल में पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोसेस की, इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट की जिक्र होती है। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, आयाम हैं, दैट इज एथिक्स, रिलीजन, फेयरनेस एंड लॉ। ठीक है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे।
तो ये था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का 5वां पार्ट। आप इसी तरीके से जुड़ रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, आपको हम शेयर कर देंगे। धन्यवाद।